आपके साथ प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो हम तो पूछेंगे। तलाक 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 कहने को ये महज 3 शब्द हैं, लेकिन ये 3 शब्द किसी महिला को जिंदगी भर के लिए दोजख में धकेल देते हैं। ये शब्द पुरुषों के हाथों में ऐसे हथियार हैं जो महिलाओं को अपने पति के सामने सिर उठाकर खड़ा होने की इजाजत नहीं देते। मुस्लिम समाज में महिलाएं अपने बराबरी के हक के लिए संघर्ष कर रही हैं और संघर्ष का एक ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में सायरा बानो नाम की एक महिला के केस में केंद्र से मुस्लिम पर्सनल लॉ में शादी, तलाक जैसे मामलों पर राय पूछी थी। केंद्र ने राय दी और कहा कि 3 तलाक जैसे नियम इस्लाम का जरूरी और मौलिक हिस्सा नहीं है। सरकार ने और भी काफी कुछ कहा है। क्या सरकार का ये कदम काबिले तारीफ है या फिर इसकी आलोचना होनी चाहिए? कहने पर इसी पर हम लगातार आज बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, सेकुलर देश में 3 तलाक क्यों? नरेंद्र मोदी की सरकार झुकती नहीं है। एक बार सोच समझकर स्टैंड लेती है तो उस पर अड़ती है। सेंटर का ये स्टैंड बहुत सही है और हमारी ये बहुत पहले से ही मांग है कि मुस्लिम फैमिली लॉ को विधिवत किया जाना चाहिए कि एसएमएस और व्हाट्सएप पर तलाक हो रही है, ईमेल पर तलाक हो रही है, फोन पर हो रही है। मुसलमान औरतों पर घर के अंदर लटकती हुई एक आतंक की तलवार है। भारतीय परिवारों के अंदर एक आतंक का औजार है और इसको जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक पर केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कोर्ट में कहा कि पर्सनल लॉ अनुचित है अगर वो मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं करता। 3 तलाक, 1 से ज्यादा शादियां और हलाला इस्लाम का जरूरी और मौलिक हिस्सा नहीं है। सरकारों को किसी भी धार्मिक मामले में और अक़लियत के जो मामले हैं उनमें कभी नहीं पड़ना चाहिए। बदलाव की आवश्यकता हो तो मुस्लिम समुदाय के जो प्रबुद्ध लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं, उनसे बातचीत करके उनको भी आप अपनी तरफ लें। यही नहीं, केंद्र सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड की दिशा में भी एक कदम आगे बढ़ाया है। लॉ कमीशन ने इस पर सवालों का एक फॉर्म जारी कर 45 दिनों में देश की जनता से राय मांगी है। हमें अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ में जर्रा बराबर भी तब्दीली बर्दाश्त नहीं है। इस सिलसिले में मुल्क के कानून के दायरे के अंदर रहते हुए हमें जिस हद तक भी जद्दोजहद और कोशिश करनी पड़ेगी और लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके लिए हम तैयार हैं। गवर्नमेंट जो है वो अंडर द प्रेशर ऑफ आरएसएस है। ये जंग आज से नहीं चल रही है और प्रेशर की वजह से ये जो कॉमन सिविल कोड है उसको लाने का ये बहाना है। सरकार ने 3 तलाक पर कोर्ट में भले ही राय दे दी हो, लेकिन उसकी राय पर मुस्लिम समाज में ही एक राय नहीं है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि सरकार को कोई भी बयान देने या कदम उठाने से पहले आम राय बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हम तो पूछेंगे में आज का बड़ा सवाल, क्या 3 तलाक का विरोध केंद्र सरकार का सही कदम है? और एक बार फिर सुनिए आज का हमारा सवाल है कि क्या 3 तलाक का विरोध केंद्र सरकार का सही कदम है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP_Y लिखें। अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP_N लिखें। आप अपनी राय 5181 पर भी भेज सकते हैं। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और साथ ही #3 तलाक के जरिए दे सकते हैं। आप IBN खबर के फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पर भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ अपनी राय, और आपकी राय को हम अपने शो में लगातार दिखाते रहेंगे। और इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा, सामाजिक कार्यकर्ता और मुस्लिम महिला अधिकारों के लिए काम कर रही लुबना सरवत। हमारे साथ हैं मुस्लिम धर्मगुरु और अंजुमन मिनहाज रसूल के चेयरमैन अतहर हुसैन देहलवी। हमारे साथ हैं CPI के नेता आमिर हैदर जैदी, साथ ही JDU के प्रवक्ता राजीव रंजन और संघ विचारक सैयद यासिर गिलानी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सैयद यासिर गिलानी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, क्या केंद्र सरकार का 3 तलाक मामले पर यह कदम जो उठाया गया है आपकी नजर में सही है? मैं सबसे पहले अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट को और हिंदुस्तान के जो सरबराह हैं जनाब नरेंद्र मोदी जी को इस शानदार और बेहतरीन इनिशिएटिव लेने के लिए मैं खैर मकदम करता हूं, पुरखलूस मुबारकबाद देता हूं कि 65 साल के बाद
आज कोई ऐसा आदमी आया है जिसने एग्जैक्टली आप यकीन करें कि जो अभी जरूरत है समाज की, वो उन्होंने इनिशिएटिव लिया और किया। आप समझे कि इस बेहतरीन काम के लिए आप जितना भी मुबारकबाद सरकार को दें और कोर्ट को दें, वो कम होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस्लाम दुनिया का बेहतरीन मजहबों में से एक मजहब है, लेकिन कुछ लोग इसके जो फॉलोअर्स हैं वो बदतरीन लोग हैं। वो वही बदतरीन लोग हैं जो औरतों के ऊपर जुल्म करते हैं, औरतों के साथ मारपीट करते हैं, और ये वो लोग हैं जो आजकल इतनी इनकी कमजोरी बढ़ गई है कि वो ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप के थ्रू ये तलाक दे देते हैं। जिलानी जी, हमने आपकी राय सुन ली। साथ ही अब हम देहलवी साहब का रुख करना चाहेंगे। देहलवी साहब, आपकी क्या राय है? केंद्र सरकार ने इस मामले पर जिस तरह का हस्तक्षेप किया है, क्या आपको सही लगता है उठाया गया कदम? बिल्कुल, मैं पहले इनकी मुबारकबाद के साथ साथ आज मैं एक संवेदना भी करना चाहता हूँ। आज एयरफोर्स डे है और मैं उन 29 लोगों को अभी याद करना चाहता हूँ, उनके लिए दुआ करता हूँ जो पिछले कुछ दिनों से गायब हैं, कि खुदा करे वो सब वापस आ जाए। उसके बाद देखिए, कोई नया कदम नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि उस ज़माने में इनकलाब आ गया। भारत के अंदर 1872 से, यानी मुग़ल हुकूमत के ख़त्म होने के बाद से अलग-अलग से शादी एक्ट और दूसरी चीज़ें बनती गई हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, मैरिज एक्ट यानी इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मैरिज एक्ट जो है 1954, जिसमें मुसलमान, हिंदू, सिख जितने लोग हैं या वो लोग धर्म में आस्था भी नहीं रखते, उनके लिए शादी के प्रावधान अलग अलग चीज़ों से मौजूद थे। पहली चीज़ सरकार को ये मालूम होना चाहिए, और आपके जरिए एक बहुत जिम्मेदार एंकर के साथ एक जिम्मेदार चैनल में मैं चर्चा कर रहा हूँ, 3 तलाक जो है, 3 तलाक से नहीं बल्कि 2 ही तलाक के बाद जो है मर्द और बीवी दोनों अलग-अलग हो जाते हैं। और मुसलमानों के जो 6 सेक्टर ऑफ स्कूल्स हैं उनमें खाली हनाफी इस प्रथा को मानते हैं। हमारा कहना यह था सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले सरकार मुस्लिम धर्म गुरुओं को, खासकर जो हनाफ स्कूल ऑफ थॉट है, उनको बुला के बात करती। इसमें सरकार या नरेंद्र मोदी की मंशा पे मुझे कोई शक नहीं है। मैं आगे जाके एक बात कहना चाहूंगा, भारत के अटॉर्नी जनरल जो हैं असल में वो हमेशा जल्दी में रहते हैं। क्या इटालियन मरीन का मामला हो या कुछ और मामला हो, जल्दी हलफनामे तैयार करते हैं। बेहतर होगा, क्योंकि मुझे दूसरे पैनलिस्ट के पास भी जाना है। क्या ये उठाया गया कदम परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है कि अब समय आ गया है कि हमें परिवर्तन की राह पकड़नी चाहिए 3 तलाक के मसले पर? जो हमारे संविधान ने मुझको, सिखों का आनंदकार हो या मेरा हो या आर्टिकल 371 के तहत जो मेघालय और ट्राइब्स को मिलने वाले अधिकार हो, मैं उन अधिकारों में से किसी एक के कहने से अपने किसी छोटे से भी अधिकार को नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा दिष्ट और पक्का यकीन, और पूरा भारत मेरे साथ है, खाली मुसलमानों की बात नहीं कर रहा। आमिर साहब का भी रुख करेंगे। आमिर साहब, दशकों से इस पर बहस चल रही है और आखिरकार इस बार मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया कि धर्म की दलील लेकर महिलाओं का हक नहीं छीना जा सकता। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो बीजेपी कर रही है वो राजनीतिक एजेंडे पे मैं नहीं जाना चाहता, वो राजनीति कुछ फायदा उठाना चाहती है। मैं तो इस बहस को औचित्यहीन मानता हूँ। कुरान के अंदर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ ला रहे हैं, कुरान के तहत ला रहे हैं। कुरान के अंदर 3 तलाक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है कुरान के अंदर के साहब कोई भी जाए ईमेल से भेज दे, खत भेज दे कि तलाक हो गई, हो ही नहीं सकती। मुस्लिम पर्सनल लॉ अगर कोई लॉ बनाता है तो वो कुरान के तहत बनाएगा। मुझे कुरान में लिखी भी कोई एक आयत बता दीजिए, सूरह तलाक है, उसके अलावा बकरा के अंदर 3 सूरा हैं, निसा के अंदर 2 सूरा हैं, अहज़ाब के अंदर 1 सूरा है, किसी के अंदर 3 तलाक एक साथ का तस्करा ही नहीं है। अब सवाल इसके उल्टा है, बहस यहाँ होनी चाहिए क्या जो शादी होती हैं वो ऐन शरीयत के मुताबिक होती हैं? ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले क्यों नहीं जाते कोर्ट के अंदर के मुसलमानों को वो वालिदैन के विरासत के अंदर हक मिलना चाहिए? क्यों नहीं जाते शोहर की प्रॉपर्टी के अंदर औरत का हक मिलना चाहिए? क्यों नहीं जाते कि बेटे की प्रॉपर्टी के अंदर और माँ का हक होना चाहिए? इस पे तो ऊपर तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बोलता है कभी भी। डॉक्टर लुबना सरवत के पास ले आते हैं। डॉक्टर लुबना सरवत, जैसा कि अभी आप आमिर साहब को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं ये तो मसला ही नहीं है, 3 तलाक का मसला है ही नहीं, जिस तरह से इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, और खास तौर पर वो तो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक एजेंडा है इसमें। तो ये साहब जो भी बताया है वो तो सही है। पहले तो आपके जरिए श्रोताओं को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। बट अब क्लैरिफिकेशन हम ये भी ले लें कि वो जो बताया कुरान में कहीं भी नहीं है, वो चाहे सूरह बकरा, सूरह निसा या अहज़ाब या तलाक हो, कहीं पर भी ट्रिपल तलाक की तो बात ही नहीं है। पूरी प्रोसीजर 10-10 वर्सेस में पूरी प्रोसीजर ले डाउन की हुई है। तो मुसलमान औरतें जो हिंदुस्तान के हैं वो ये चाहते हैं कि
कुरान में जो मेडिकली साउंड एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर, एक आर्बिट्रेशन की प्रोसीजर जो ले डाउन की हुई है, वो प्रोसीजर के जरिए ही हमको तलाक मिलना चाहिए औरतों का, मुसलमान औरतों का यही चाहत है। वो चाहे वो पिटिशन डाले या ना डाले, सबकी चाहत तो यही है। नो अभी जो हम ये बात, ये ट्रिपल तलाक जो अभी सरकार अभी जो एफिडेविट फाइल की है 29 पेजेस के एफिडेविट, उसमें अगर हम गौर करें, वो एफिडेविट को पढ़ने का पूरा मौका था मुझे नहीं मिला आने से पहले, लेकिन मेरे कुछ दोस्त थे जो चेन्नई के, फैजल रहमान साहब, उनके जरिए मुझे मालूम हुआ कि कंक्लूजन में वर्डिंग्स देखिए आप सरकार ने क्या डाला है। इन कंक्लूजन इट इज सबमिटेड दैट द इश्यू ऑफ वैलिडिटी ऑफ ट्रिपल तलाक, हलाला एज वेल एज पॉलीगमी नीड्स टू बी कंसिडर्ड in light of principles of gender justice and the overriding principle of non-discrimination, dignity and equality। तो ये गौर करें हम लोग कि सरकार ने कहीं पर यहाँ बैन की बात नहीं लाई, ओके। और सरकार ने ये भी किए हैं कि सरकार ने यहाँ पर 8 मुल्कों की कोटेशंस दिए यहाँ पर, इन 6-7 मुस्लिम कंट्रीज है और एक नॉन मुस्लिम कंट्री श्रीलंका को भी कोट किए यहाँ पर। और उन सभी कंट्रीज में हम ये देखते हैं कि वहां पर रेगुलेशन किया हुआ है और बैन ऑफ पॉलीगेमी कहीं पर भी नहीं है, और ऐसे कंट्रीज का इन्होंने शोकेस किए हैं। तो ये बात सही है कि ट्रिपल तलाक कहीं पर भी कुरान में नहीं है। तो इसीलिए अगर कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या कोई भी उसको कुरान में कोट कर रहे हैं तो वो गलत कोट कर रहे हैं, ना वो कुरान के साथ है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, तो इट इज नॉट देयर। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी इंटरवेंशन करके ये करना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि एक जो हिस्टोरिक ऐतिहासिक गलती जो होते हुए आ रहा है, एक मिनट मैं खत्म कर दूंगी, जल्दी से खत्म करिए, मुझे संबित के पास गलती जो होते हुए आ रहा है, या आई एम सॉरी, आई जस्ट टेक 1 मोमेंट। तो ये जो 1937 मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट है, उसमें सेक्शन 4 में ये खुला लिखा हुआ है कि एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज टू फॉर्म रूल्स। जो ऐतिहासिक गलती जो होते हुए आ रहा है कि आज तक उसके रूल्स नहीं बने हैं, कोई भी एक्ट के रूल्स फौरन बन जाते हैं लेकिन इस एक्ट के रूल्स नहीं बने हैं। तो नाउ दैट द मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इज नथिंग बट एन एनजीओ एंड इज नोन इज पोजीशन, उसकी जगह पे उसको ठिकाने पे आ गया है। नो द इंडिया ही इज अ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड डज नॉट रिप्रेजेंट इस्लाम और द मुस्लिम्स, ये क्लियर हो चुका है। चलिए तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये भी जिम्मेदारी आती है कि ये सेक्शन 4 के तहत ये रूल्स बनाए, यानी कि अभी बहुत सारी चीजों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है जिसे सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। संबित पात्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। संबित, ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मसले को लेकर, 3 तलाक का जो मसला है, इस पर मुस्लिम समुदाय में भी 2 हिस्से हैं। आप लोगों ने किस आधार को बहुत तरजीह देते हुए इस मसले को आप कोर्ट तक ले गए, और अब मामला यह है कि 3 तलाक को लेकर तमाम तरह के जो पक्ष हैं वो सामने आ रहे हैं? पहली बात प्रीति जी, मैं आपको करेक्ट कर दूं कि हम इसे कोर्ट तक नहीं ले गए। कोर्ट ने हमसे राय मांगी थी, एक पिटीशन पे राय दिया है सरकार ने। पहला देखिए, आज जो डिबेट है बड़ा सेंसिटिव डिबेट है। मैं यहाँ क्लैरिफाई कर दूं कि हम सब बहुत रेस्पेक्ट करते हैं इस्लाम का, जैसा कि हम सभी रिलीजन्स का करते हैं, और ये डिबेट कोई इस्लाम वर्सेस गवर्नमेंट या इस्लाम वर्सेस अदर रिलीजन नहीं है। हम ये कह भी नहीं रहे हैं। हाँ, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं अपने तरफ से कह रहा हूं, क्योंकि कई लोग इसको तोड़ मरोड़ देते हैं, पॉलिटिकल पार्ट पॉलिटिक्स है ना, तो बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कर रहे हैं, ये तो हिंदुओं की। तो मैं यहाँ क्लैरिफाई कर रहा हूं कि इस डिबेट को, इस बहस को बिल्कुल टेक्निकल ग्राउंड्स पे रखना चाहिए। और जैसे कि अभी सरवत साहिबा, डॉक्टर सरवत ने बहुत अच्छे तरीके से 2-3 पॉइंट्स रखे हैं, और जो वर्ड्स उन्होंने कंक्लूजन में सरकार के पढ़े, उन वर्ड्स पे आप गौर फरमाइए। प्रिंसिपल्स ऑफ जेंडर जस्टिस, ये कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला नहीं है, ये कोई इस्लाम का विषय हो या कोई धर्म का विषय हो, ऐसा भी नहीं है। ये प्रिंसिपल्स ऑफ जेंडर जस्टिस की इक्वालिटी हो, मर्द और महिलाएं ये इक्वल जस्टिस पाए, इक्वालिटी। आर्टिकल 14 जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, वो इक्वालिटी को डिमांड करता है। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को डिमांड करता है, और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ चाहता है। तो स्वाभाविक रूप से इन सब के ऊपर कि महिलाओं को इक्वल राइट्स मिले, वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन से आगे बढ़े, और राइट टू लाइफ हो। इसमें एक बात देखिए, संविधान ने आर्टिकल 21 में बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा केवल सांस लेने से लाइफ नहीं होता, राइट टू लाइफ नहीं होता, कि आप ऑक्सीजन ले रहे हैं और ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, उससे आप जी रहे हैं, केवल ये जीना नहीं होता है। जीना उसको कहते हैं जो डिग्निटी के साथ,
कॉन्फिडेंस के साथ, विदाउट एनी वनरेबिलिटी आप जिए तो वो जीना है। इसलिए सरकार ने ये कहा है कि ये एक सेक्युलर मुल्क है और सेक्युलर मुल्क में एक संप्रदाय की महिलाएं दूसरी संप्रदाय की महिलाओं से पिछड़ कर रहे, ये उचित बात नहीं है। सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। और बिल्कुल सरवत साहिबा ने सही कहा, बहुत सारे मुस्लिम देशों का भी यहाँ पे वर्णन किया गया है सरकार की तरफ से कि देखिए ये इन्फ्रिंज नहीं करता है रिलीजन को, क्योंकि आर्टिकल 25 का भी हवाला है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का हवाला है, तो कहा गया है कि ये शरिया लॉ को इन्फ्रिंज नहीं करता है। इसलिए जो मुस्लिम कंट्रीज भी हैं उन्होंने भी इसमें रिफॉर्म लाए हैं, उन्होंने भी इसमें बदलाव लाए हैं, क्योंकि अगर वो शरिया के ऊपर इन्फ्रिंज करता तो ये मुस्लिम कंट्रीज पाकिस्तान, बांग्लादेश ये इसको चेंज नहीं करते। चलिए, इस चर्चा में मैं अब राजीव रंजन को भी शामिल करना चाहूंगी। राजीव रंजन जी, आपकी पार्टी की तरफ से बयान की सरकारों को धार्मिक मामलों में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर वक्त परिवर्तन का है तो हमें परिवर्तन को भी खुले दिल से अपनाना चाहिए, और अगर वाकई में ऐसा लग रहा है कि हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो उसे हकीकत में भी लाना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर अगर आपके इरादे नेक हों तो लोगों को एतबार जरूर आएगा, लेकिन अभी भी जो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जो अपनी बातें रखी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो सेंटर के तौर तरीकों पर एतराज जताया है, उसकी वजह बिल्कुल साफ है। 30 साल पहले शाहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश की संसद को उस फैसले को बदलने के लिए विवश होना पड़ा था और समाज एक बड़े विभाजन की ओर बढ़ रहा था। आज 30 साल जरूर गुजर गए हैं, लेकिन जो राजनीतिक परिदृश्य इस देश का है, जो केंद्र में जो गठबंधन काम कर रहा है, माइनॉरिटीज का एतबार उस पर नहीं है, ये आमतौर पर देखा गया है। वैसी स्थिति में ये एक बड़ा मौका था कि सेंटर तमाम धर्म गुरुओं को, जो इस्लामिक धर्म गुरु हैं और जो उस तरह के जो इदाराज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका कहीं ना कहीं रोल है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, उनको जरूर एक बार कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था अपने एफिडेविट को फाइल करने के पहले। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स का सवाल है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 और आर्टिकल 29 के जरिए जो माइनॉरिटीज़ के जो जीवन जीने के जो तौर तरीके हैं उनकी रक्षा का सवाल उठाया है। तो हमारा ये कहना है कि जहां एक कम्युनिटी डिवाइडेड दिखती हो और देश के अंदर भी इस पर एक वैचारिक बहस चल रही है, तो ये एक अच्छा मौका है कि कम्युनिटी के अंदर अगर बदलाव की कोशिश कुछ लोग कर रहे हो तो देश को उसकी एक स्वीकृति मिले और तमाम ऐसे संगठनों को, सेंटर को अपने एफिडेविट फाइल करने के पहले उनसे बात करनी चाहिए थी। अब मैं नहीं समझ रहा हूँ, ये सबजुडिस्ड है, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले को देख रहा है, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय यहाँ जब कोई बात सबजुडिस्ड हो तो अलग से कोई राय रखने का मतलब नहीं है, लेकिन एफिडेविट को लेकर के हम जरूर कहेंगे कि जो सरकार एफिडेविट फाइल कर रही है उसको माइनॉरिटी। समित पात्रा जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। समित पात्रा जी, खुद अभी आप राजीव जी को सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिन पक्षों को सही से सुना जाना चाहिए था, जिन पक्षों की वाकई इसमें राय शुमारी होनी चाहिए थी, वो उस स्तर तक नहीं हुई। हलफनामा जरूर केंद्र सरकार ने कोर्ट में दिया। देखिए, आप जो अगर सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो कंसर्न्ड व्यक्ति हैं इनमें, चाहे सरकार हो, चाहे पिटीशन करता हो, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड हो, सबसे उन्होंने राय मांगा है। सरकार ने संविधान की तहत जो राय है वो दिया है। मैं एक बात यहाँ क्लैरिफाई कर दूं कि जो पिटीशन ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड ने दिया है, उन्होंने भी ट्रिपल तलाक के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है अपने पिटीशन में, वो कोट अनकोट है अनडिजायरेबल। मैं पढ़ देता हूँ, ये बहुत मैं आपको रोकूंगी और मैं चाहूंगी कि एक पॉइंट और आप इसमें ऐड करें। सरकार ने जो राय बनाई है, ये किस प्रोसीजर को उसने अपनाते हुए राय बनाई है? मैंने इसका उत्तर दिया, संविधान ही सर्वोपरि है, और इसलिए मैंने आरंभ में आपको 3 शब्द कहे। प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वालिटी, ये नंबर 1 है कि सभी पुरुष और महिला एक हो। नंबर 2 इक्वालिटी, नंबर 3 नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इन्हीं के आधार पर सरकार ने संविधान को साक्ष्य मानते हुए अपनी राय रखी है कोर्ट के सामने। मगर जो ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के एफिडेविट को भी आपको जानने की आवश्यकता है, जो लोग सुन रहे हैं। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड ने भी उसमें कहा है कि ट्रिपल तलाक इज अनडिजायरेबल विच कैन नॉट बी एलिवेटेड टू एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। मतलब वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को एलिवेट नहीं कर सकते, ये हम नहीं कह रहे, खुद ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड कह रही है। मगर 2 जस्टिफिकेशन दिया है ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड ने कि आखिर ये ट्रिपल तलाक क्यों रखा जाए।
नंबर 1 जस्टिफिकेशन, ये मैं पढ़ देता हूं, ये एसेंशियल है। इफ देयर डेवलप सीरियस डिस्कॉर्ड बिटवीन द कपल, द हस्बैंड डज नॉट एट ऑल वांट टू लिव विथ हर लीगल वाइफ, आप ये सब जो बातें बता रहे हैं लगातार हम चला रहे हैं, और जो दर्शक देख रहे होंगे, मैं चाहूंगी आप थोड़ा संक्षेप में करें। ये लगातार हम चला रहे हैं। अगर आप 2 पॉइंट दिया है, जल्दी से 2 पॉइंट दिया है। एक पॉइंट दिया है कि अगर पति पत्नी साथ में नहीं रहना चाहे तो पति अपनी पत्नी को मार सकता है, मर्डर कर सकता है या जला सकता है, इसलिए ट्रिपल तलाक सही है। दूसरा उन्होंने कहा है कि अगर पति कोर्ट में कह दे कि पत्नी का कैरेक्टर लूज है तो पत्नी की दोबारा शादी नहीं हो पाएगी, इसलिए ट्रिपल तलाक सही है। ये 2 जस्टिफिकेशन दिया है। ठीक है। संबित, देलवी साहब आपकी बात सुन रहे थे और कुछ कहना चाह रहे थे। देलवी साहब देखिए, संक्षेप में बहुत अच्छी बात संबित ने कही, पूरी पैनल बहुत कायदे से बात कर रहे हैं हम लोग। 3 चीजें मैं संक्षेप में, पहली चीज तो ये है, सरकार की बुनियादी गलती इस चीज में है, मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं कि हलाला या मुताद्दिद शादियों का जो कॉन्सेप्ट लोग कहते हैं वो दर हकीकत इस्लाम दोनों चीज़ों की इस्लाम में कतई किसी सूरत में और हलाला जो है मैं समझता हूँ कि ऐसा गुनाह है जिसका बयान करना भी अपनी ज़बान से गुनाह ही होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सरकार की मंशा पर नहीं। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ कि पूरे पसनल्ला बोर्ड नहीं बल्कि जो हनफी थॉट ऑफ स्कूल है उसका कहना है कि 2 तलाक के बाद तलाक हो जाएगी। जो संबित ने अभी कहा, मैं मानता हूं औरतों के जेंडर इक्वलिटी भारत में होना चाहिए, लेकिन जब उसी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे अलहदा विधायिका में जब ये बात आई कि औरतों के अधिकारों को लेके हम 33% रिजर्वेशन की बात करेंगे, तो पार्लियामेंट के अंदर वो बड़े बड़े लोग जो औरतों के अधिकारों की बात, जिस देश के अंदर महिला राष्ट्रपति बन चुकी हो, जिस देश के अंदर जो 4 बड़ी बड़ी औरतें जो देश की राजनीति में पूरा विकार रखती हों, उसी देश में हमको चर्चा करनी पड़ी कि 33% रिजर्वेशन औरतों को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। सरकार को जाने से पहले मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम धर्म गुरुओं को बुलाना चाहिए था। तीसरी और अंतिम चीज, पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप देखिए, वहां भी चूंकि हनफी थॉट ऑफ स्कूल 90% है, मगर उसके बावजूद शियात, उसके अलावा सिख, अगर आपको मालूम हो, अंतिम बात जो संबित भी जानते हैं, हमारे यहाँ भारत के अंदर सबसे पहले यानी 1872 से पहले 1901 में सिख मैरिज एक्ट, जिसको आनंद कार एक्ट कहते थे, उसी एक्ट को बदलने के बाद जब ये हुआ, इंटरकास्ट शादियां होने लगी, तो हिंदू एक्ट 1955 जब बना उसमें लिंगायत को शामिल किया गया और सनातन धर्मी जिनको आप कहते हैं आर्य समाजी जो पहले नहीं थे उनको शामिल किया गया, और उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बल्कि एक यूनिफॉर्म मैरिज एक्ट लाया गया जिसमें उन लोगों को जो अलग-अलग धर्मों से होने के बावजूद शादियां करते हैं उनको भी इजाजत दी गई। बहुत सारे मुसलमान हैं जो काजी के पास नहीं जाते, बहुत सारे सिख हैं जो ये नहीं कहते कि हम आनंद कार नहीं मानेंगे। इसलिए सरकार को पहले विचार करना चाहिए था। सर्वोपरि है, बिल्कुल सही है, लेकिन कम से कम धार्मिक जो मुस्लिम संगठन है उनसे भी बातचीत करनी चाहिए। लेकिन पिछले बताइए, एक मिनट जिलानी साहब बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मौलाना साहब ने पिछले 65 साल से जो हमारी जो नारी सम्मान के लिए सारी ये जो बातें चल रही हैं उसमें ये लोग कहां सो रहे थे भाई? बेनजीर भुट्टो थी, शेख हसीना वाजिद थी, इसी मुफ्ती में अनवरा तैमूर थी, यही मोहसिना कदवानी थी। मौलाना साहब आज ये हालत है कि आप यकीन करेंगे कि अगर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में फंस गया अगर कोई तलाक, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी उन बहनों पे क्या गुजरती है। ये आप जानते हैं, ये आप लोगों की सच्चाई को आप लाना नहीं चाहते। जिस देश में दलित औरत को बढ़ाना घुमाया जाता है, वहाँ आसाम के अंदर अनवरा तैमूर मुख्यमंत्री बन गई थी। अरे जम्मू कश्मीर के अंदर वहाँ महबूब मुफ्ती, आप क्या बात औरतों की कर रहे हैं? आप क्या बात औरतों की कर रहे हैं? आपने औरत को खिलौना बना के रखा है। आपने क्या औरत को करा? आपको जिस विचारधारा के अंदर औरत को त्यागने के बाद मोक्ष मिलता हो, आप उस विचारधारा की बात, 2 तरह की बात नहीं करें। अरे जिस विचारधारा का आधार ही औरत को त्याग रहा हो, नहीं, लेकिन आप औरत को आपने औरतों को बिल्कुल हाशिए पे ला रखा है। उसका जवाब दीजिए। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों के अंदर कहीं भी दिखाई नहीं देता है कि वो आके डायलॉग करें, डायलॉग स्थापित करें। नहीं, लेकिन आप कैसे उन औरतों के बारे में सोचिए जिनके साथ ये हादसा गुजरा है, जिनको रात में तलाक दे दी जाती है। बात नहीं हो रही, जमाना बदल रहा है, कोई जमाना नहीं। आप जिस विचारधारा से आते हैं, हदीस को पढ़ रहा है, आप नहीं मुझे बताएंगे, आप नहीं आपकी विचारधारा औरत को त्याग के मोक्ष पाने की है, जबकि मेरे नबी औरत सम्मान की जिंदगी और नबूवत मिलने के बाद आप दोनों जिस बात को रख रहे हैं सिर्फ उन चीजों को उसमें हम एक सवाल लुबना से ले लेते हैं। समझाना चाहते हैं जिलानी साहब आपको रोकूंगी, नहीं देलवी साहब आपको रोकूंगी, मैं लुबना के पास जाना चाहती हूँ। लुबना, प्रश्न यही है सीधे तौर पर जिसे समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए, वो ये कि अगर वक्त बदल रहा है तो क्या ऐसे में नियम कायदे, वो भले ही मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड शरीयत के मुताबिक हो, उसमें बदलाव की उम्मीद करना कितना गलत कितना सही?
तो ये सवाल आपके पास आना बहुत जायज़ है, क्योंकि आपके सामने जो इस्लाम पेश किया गया है दुनिया के सामने, जो अपने आप को इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे सुप्रीम कोर्टों के सामने जो इस्लाम को पेश किया गया है, अभी जैसे कुछ कोर्ट संबित ने भी बताया है, तो वो चीज़ जब इस्लाम की पेश आती है तो ये जायज़ है कि लोग समझें कि इस्लाम में बदलाव आना चाहिए, ये जायज़ है आपकी ओर से। लेकिन हम मुसलमान जो कुरान को सही तरीके से पढ़े हैं और जितना भी हो सके पढ़े हैं, मैं नहीं बोलती हूँ कि हम अल्टीमेट इन द नॉलेज, बट वी हैव रेड इट विद एन ऑब्जेक्टिव माइंड। तो उस हिसाब से हम जो पढ़े हैं तो हम देखते हैं कि उसमें काफी डेमोक्रेटिक, एक पार्टिसिपेटिव, एक नेचुरल जस्टिस और मेडिकल ग्राउंड्स को जो सही के बुनियादों के ऊपर जो प्रोसीजर ले डाउन किया गया है कुरान में, दैट इज यूनिक एंड नॉट देयर इन एनी रिलीजियस सिस्टम। तो हम ये समझते हैं, हम सब मुस्लिम महिलाएं ये समझते हैं, ये काफी मुसलमान मर्द भी ये समझते हैं कि कुरान की ये प्रोसीजर को हमने लागू करना चाहिए, न कि वो मन धड़क बातें जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दिए कि वुमेन डू नॉट हैव अ डिसीजन मेकिंग पावर, या मुस्लिम मेन आर सो वायलेंट दैट दे विल मर्डर देयर वाइव्स। ये कहाँ की दे आर एलियन टू इस्लाम, दे आर एलियन टू दिस अर्थ। वो कहाँ की बातें कर चुके हैं भाई। उनके ऊपर तो वुमेन कमीशन है, नेशनल वुमेन कमीशन है, उनके ऊपर एक नोटिस भेजना चाहिए थी कि आपने मुसलमान आपने औरतों के बारे में ऐसा कैसे दिया। जैसे आप बात अभी कह तक रही वो हैं, नोटिस आप भी नहीं जिस गई बात को मुस्लिम कह रही हैं, पर्सनल आमिर बोर्ड साहब से मैं इस पे जरूर रिएक्शन चाहूंगी। आमिर साहब, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो बातें रखता है वो सब कुछ शरीयत में लिखी हो, वो सब कुछ कुरान कहता हो, ऐसा नहीं है। लुबना ऐसा कह रही हैं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल नहीं है। हमारी जो ये बहन कह रही हैं ये बिल्कुल सही कह रही हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऐन कुरान के मुताबिक अपनी बात रख ही नहीं रहा। आप ये बातें कहाँ से आ जा रही है कि तीन तलाक और एक बार 3 बार आपने तलाक कह दिया तो तलाक हो गया? सुन लीजिए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आप शादी करने जाएंगे तो शादी करने, लड़का लड़की आपस में 2 शादी कर सकते हैं, किसी गवाह की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जब तलाक के प्रोसेस में हम जाएंगे तो जो 2 आकिल गवाहों की जरूरत है, जब तक 2 वहां आकिल गवाह ना हो, उसका एक वकील ना हो, तब तक तलाक नहीं हो सकती। ये कुरान के मुताबिक है। मैं मसलकों में नहीं जाना चाहता। बहस तो यहाँ ये होनी चाहिए कि जो शादियां होती हैं इस्लाम के अंदर, क्या वो ऐन शरीयत के मुताबिक होती हैं? ये लोग जो 500 का लश्कर लेके लड़की वाले के घर जाते हैं, ये भी शरीयत के मुताबिक नहीं है। ये सारे खर्चे लड़के को ही करने चाहिए। लड़का मेहर शादी से पहले दे, अपनी हैसियत के मुताबिक मेहर लड़की तय करेगी। वहां कुछ नहीं होता, वहां कुछ नहीं होता। और जाके शादी के बाद रात में बीवी के पैर पकड़ लेते हैं कि बेगम मुझे माफ कर दीजिए, और बाद तक वो मेहर नहीं दिए जाते हैं। उस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बोलता है। आमिर साहब, आप जो बात कह रहे हैं, इसी पर राजीव जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं। राजीव जी, यानी कि कुल मिलाकर जो स्थिति दिख रही है और जो पैनलिस्ट अभी तक बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि बहुत सारी मनगढ़ंत बातें महिलाओं पर थोपी गई हैं, हवाला दिया गया है शरीयत का। यानी कि जो केंद्र सरकार ने उठाया है हलफनामा में कदम, वो सही है? नहीं, मेरा बस इतना कहना है कि ये एक इतना संवेदनशील मसला है, और मैंने जो 30 साल पहले जो कुछ इस देश में हुआ है उसका हवाला इसीलिए दिया कि एक बार फिर से इतिहास अपने आप को खुद को दोहरा नहीं दे। इसलिए ये जरूरी था कि भारत सरकार एफिडेविट फाइल करने के पहले जो मुस्लिम रिलीजन को समझने वाले लोग हैं, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस और जो ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले लोग हैं, इस संवेदनशील मसले पर एफिडेविट फाइल करने के पहले उनको विश्वास में लिया जाना चाहिए। पे चलता है, इसलिए कि आने वाले समय इस्लाम 2 चीज पे जो चलता है, तो कुरान की आयत पे चलता है या हदीस पे चलता है? सरकार की जो साख है, सरकार की साख माइनॉरिटीज को लेकर के जो साख है, उस पर मैं इतना जो थोड़ा धैर्य रखिए तो आप ही बात कर लीजिए ना। ये एक ऐसी परिस्थिति है, बलगलाने की बात की जा रही है। आप मुझे कोई एक आयत कुरान के अंदर बता दीजिए कि जहां पर मैं बता दीजिए तलाक रजी, तलाक बायन और तलाक आखिर, ठीक है, तीनों तलाक बता दीजिए। मगर जो लुबना अकेले लड़की को एसएमएस भेज के तलाक दे सकता, बिल्कुल जो लुबना ने कहा, आप रसूलुल्लाह के जमाने में कोई एक तलाक कोट कीजिए।
जो लुबना ने कहा, इस्लाम रसूल के जमाने का, आप मुझे बताइए। लुबना ने कहा, मैं सुन लेता हूँ, मैं सुन लेता हूँ, रसूल के जमाने में एक तलाक बता दीजिए। ये हजरत उमर के जमाने में 3 तलाक मैंने जो लुबना ने कहा, लुबना की बात को सुन लीजिए ना, आप सुनिए। जो लुबना ने कहा, मैं लुबना की बात को एडमिट करता हूँ कि यकीनी तौर से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरीके के हलफनामे में जिन शब्दों का, ये जिन पैरों का इस्तेमाल किया है कि मार दिया जाए, जला दिया, अपने आप में आपत्तिजनक है। इस्लाम के आपत्तिजनक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, महिलाओं को समानता का अधिकार इस्लाम देता है। दूसरी चीज है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, दारुल उलूम देवबंद, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या इस बात के लिए बैठा है कि वो सिर्फ 4 शादियों की बात करेगा या 3 तलाक की एक टाइम में बात करेगा या कुरान की हदीस की बात करेगा? कुरान के मुताबिक मुझे आप बताइए रसूलुल्लाह के जमाने में कौन सी एक 3 तलाक एक साथ दी गई? बता दीजिए आप मुझे। मैं बता दूं, जब हुजूर ये हजरत उमर के जमाने की बिदअत है, हमको यहाँ बिठाने की जरूरत है। ये हजरत उमर के जमाने की बिदअत है, वो खुद कहते ये हजरत उमर के जमाने की शुरुआत हुई है। अब आप दोनों बोलिए, आप मुझे दोनों बोल लीजिए। आप तथ्यों को समझना नहीं चाहते। नहीं, आप समझना नहीं चाहते। आप इसका मतलब गलत तथ्य रख रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं, गलत तथ्य रख रहे हैं। कोई गलत तथ्य आप मुझे नहीं बताइए कुरान के अंदर कौन सी आयत है जिसमें 3 तलाक एक साथ? मेरे मसलक, मेरे मुताबिक, अहनाफ के मुताबिक, मसलक के मुताबिक मत कहिए, आप कुरान के मुताबिक बताइए। शिया मसलक के मुताबिक मत चाहिए। मैं शिया सुन्नी हनफी हंबली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ। एंड इस्लाम के मुताबिक मुझे बोलिए, उसके बाद आप हमको बताइए। आप रसूलुल्लाह के जमाने का एक बात तो ये है, इस मुल्क के अंदर जो भी संविधान ने मुझको अधिकार दिया है, ना तो संघ के कहने से, ना सरकार के कहने से, ना इस्लाम आपके कहने से नहीं चलेगा। इस्लाम कुरान और हदीस के कहने से चलेगा। इस्लाम ना इस्लाम मैं चाहूंगी इस्लाम कुरान और हदीस के मुताबिक चलेगा। आपको भी नहीं मालूम है, आपसे ज्यादा मालूम है। नहीं, आपको नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। चेहरा मोहरा होता तो आप हमसे बात करें। आप नहीं, चेहरे मोहरे की बात ना करें। आपने बिल्कुल नहीं होगा। इस्लाम वही चलेगा जो उलमा ने तय करा है। लुबना, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। लुबना, मैं चाहूंगी कि हमारे बाकी पैनलिस्ट की आवाज कम की जाए। मैं लुबना से सवाल करना चाहती हूँ। लुबना, ये बातें कहाँ से आ जाती है? मॉडरेट कीजिए भाई आप। तीनों जगह है। आप सभी 3 मेहमानों से गुजारिश है मेरी, कम से कम इस चर्चा की गरिमा रखिए। शिष्टाचार है। देहलवी साहब, आमिर साहब, जिलानी साहब, आप कितना चीख लीजिए। आप गलत इस्लाम आपसे ज्यादा जानता हूँ मैं। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हिंदुओं का कोई भी आदमी अपने धार्मिक आस्थाओं में राष्ट्रीय सेवक संघ का किसी एजेंडे को हम किसी सूरत में आप बेकार की बात कर रहे हो। आपके पास जब जवाब नहीं है तो आप आरएसएस की बात करते हैं। नहीं आ रहा है। आपने लोगों को धोखा दिया है हिंदुस्तान में, मुसलमानों को धोखा दिया। आप जैसे आपको 4 वोट आप बिल्कुल बेकार की बात कर रहे हैं। आपकी बौखलाहट है। हम आपको आपके साथ होंगे। बिल्कुल आप होंगे, मुझे मालूम है, लेकिन आप गलत पेश ना करें इस्लाम के बारे में। बड़ी हैरान करने वाली बात इस पूरे मामले में निकल। आमिर साहब, मुझे अब रोकना होगा आपको, मुझे लुबना के पास जाना होगा। लुबना, आप देख रहे हैं, लुबना आप इस पूरी बहस को सुन रही थी। इस बहस को सुनने में ऐसा लग रहा है कि हर कोई अपने हिसाब से, आप लोगों की ऑडियो नहीं जा रही है। मैं आप सभी खास मेहमानों को बता दूं कि आप लोग क्या, देहलवी साहब, आमिर साहब, देहलवी साहब, आमिर साहब, जिलानी साहब, आप मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरह से बहस होगी तो ना दर्शक समझ पाएंगे, ना आप खुद भी समझ पाएंगे एक दूसरे की बातों को। लुबना के पास चलते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगी आप तीनों शांत हो जाएं। मैं आप तीनों से गुजारिश करूंगी। देहलवी साहब, आप कहें कि गलत तथ्य को पेश ना करेंगे।
गलत तथ्य को पेश ना करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है उसको समझाने की कोशिश करें। बिल्कुल ये तो अकाल तख्त से कहा जाए कि भागवत साहब तो इस्लाम की नहीं, आपके पास देखिए मुद्दा नहीं है। आप कह दीजिए ना, दोनों एक भाषा में कर, भाषा में क्या कर रहे हैं? संबित, लगातार ये बात सामने आ रही है कि एक पॉलिटिकल एजेंडे की वजह से इस पूरे मामले को तूल दिया जा रहा है। उम्मीद करते हैं आप बोलना शुरू करेंगे तो हमारे बाकी मेहमान चुप हो जाएंगे। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? और संविधान अगर सर्वोपरि है, जाहिर तौर पर आपने खुद भी कहा कि हमने संविधान के तहत यह हलफनामा तैयार किया, लेकिन एक मसला ये आ रहा है जो जेडीयू की तरफ से राजीव भी कह रहे थे कि कम से कम मुस्लिम संगठनों के जो रहनुमा हैं उनकी भी रायशुमारी होती तो ये हलफनामा ज्यादा पुख्ता होता और सरकार का जो स्टैंड है वो और ज्यादा मजबूत होता। देखिए, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, मैंने जैसे आरंभ में भी कहा, बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं सभी धर्मों का। अभी एक लुबना जी ने बात कही, मैंने वो बात कही नहीं थी जब मैंने ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड का एफिडेविट के विषय में बात कहा था। जो तीसरा कारण मुस्लिम लॉ बोर्ड ने दिया था, उन्होंने ये कहा था कि तलाक देने का अधिकार केवल पुरुष को होता है क्योंकि मेन आर मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन, महिलाओं से ज्यादा इंटेलिजेंट पुरुष होते हैं, इसलिए वो निर्णय ले। देखिए, बाकी राजीव जी इसको मान सकते हैं, बहुत लोग इसको मान सकते हैं, मगर मुझे लगता है संविधान इसे कैसे मान सकती है? सरकार जो संविधान के आधार पर खड़ी है वो कैसे इस बात को स्वीकार कर सकती है कि पुरुष ज्यादा इंटेलिजेंट है महिला से, इसलिए निर्णय लेने की क्षमता पुरुष के पास अधिक है और महिला के पास कम है? सरकार ने तो वही कहा जो संविधान कहती है, इक्वालिटी। और मैंने आपको आर्टिकल बाय आर्टिकल, मैं धर्म में नहीं, मैं तो एक्सपर्ट हो ही नहीं धर्म का, बाकी धर्म के एक्सपर्ट अभी आपके चैनल में बात रख रहे थे, हम सुन रहे थे, तीनों धर्म को जानते हैं। मैं तो धर्म को बिल्कुल नहीं जानता, मैं धर्म का सम्मान करता हूँ। महिला को भी तलाक देने का अधिकार है। आमिर जी सुन लेते हैं। देखिए, मैं नहीं जानता, मैं केवल एफिडेविट, देखिए मैं धर्म का एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं हूं, आप ठीक कह रहे हैं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं तो केवल ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड का एफिडेविट लेके, मैं सभी के एफिडेविट लेके बैठा हुआ हूं, एक टेक्निकल एक्सपर्ट के नाते बात कर रहा हूं। तो अगर कहा जाता है कि महिलाएं कम इंटेलिजेंट है पुरुष से, मैं नहीं मान सकता हूं। आप माने, ये आपका इंडिपेंडेंस है, मान सकते हैं, मगर मुझे लगता है इतना तो आप मानेंगे कि ये संविधान भी नहीं मान सकती है कि पुरुष ज्यादा इंटेलिजेंट है और महिला कम इंटेलिजेंट है। अब दहलवी साहब को मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, दहलवी साहब इस पे क्या विचार रखते हैं वो उनकी मर्जी है। बिल्कुल, मैं सब को जवाब देना नहीं, मैं लुबना के पास जाऊंगी। लुबना, ऐसा क्यों अंतर विरोध सा हो रहा है मुस्लिम संगठनों के भीतर ही कि कम से कम अगर मुस्लिम संगठनों को और शामिल किया जाता केंद्र की तरफ से जो हलफनामा दायर हुआ है तो ये राय ज्यादा पुख्ता होती है? बार बार स्वर क्यों निकल कर आ रहा है? हाँ, इसके बारे में एक बात अपन देखेंगे कि दो एक्सट्रीम्स के बीच में है भाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कही है वो बात 2 पॉइंट्स जरा मैं आपकी, देखो आपकी श्रोताओं को सच की और ज्यादा मालूमात हम लोगों के जरिए, हम पैनलिस्ट के जरिए मालूम होना चाहिए। अगर हम सब मिलके बात करेंगे तो उन तक कैसी पहुंचेंगी बात? जरा 1 मिनट में मैं जरा 2-3 पॉइंट्स रखना चाहती हूँ। सो द पॉइंट हियर इज, आप एक गौर करेंगे कि दो एक्सट्रीम पोजिशंस, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी जब वो अपनी एफिडेविट फाइल कर रही थी वो किसी से कंसल्टेशंस नहीं करी भाई वो, ओके। जबकि कुरान में चैप्टर नंबर 42 शूरा, जिसका ट्रांसलेशन है म्यूचुअल कंसल्टेशन, एक क्लियर कट लिखा हुआ है कुरान में कि जब आप लोग की डिस्प्यूट कोई मैटर होता है तो आप लोग पूरे स्टेक होल्डर्स को जमा करके पार्टिसिपेटरी कंसल्टेशन करना, ये मुस्लिम का कैरेक्टरिस्टिक है, ह्यूमैनिटेरियन है बोल के खुला लिखा हुआ है, फिर भी शूरा बोर्ड ने वो नहीं किया है। नो कमिंग डाउन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने आप को सिर्फ एक रिस्पोंडेंट की तरफ से या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बताए इस तरीके से उन्होंने अपना हैसियत की है, लेकिन एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो जिम्मेदारी होती है, द होल पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेलफेयर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने नहीं निभाई, ये मैं कह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि एक्चुअली एक कैबिनेट मिनिस्ट्री की एक बैठक में हुई है इनकी एफिडेविट तैयार, एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सो मिनिस्ट्रीज कैन नॉट डिसाइड अबाउट वेदर ट्रिपल तलाक। और एक बात है, बाहर की इस्लामिक कंट्रीज को देखे भाई आप, अंदर से किसी को नहीं बुलाया आप लोग। You did not call numerous intellectual Muslims across India. Muslim personal law board is not representing anybody. देख लिया आप उनकी हालत, तो किसको बुला के किसी को नहीं किए गए। अगर कोई इस पॉइंट को रेस कर रहा है तो दे आर जायज। नाउ अनदर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो ट्रिपल इनवैलिडिटी, अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन की लफ्ज अभी तक लाई नहीं है। जो इनवैलिडेटिंग ऑफ ट्रिपल तलाक एंड पॉलीगैमी और हलाला की बात आ रही है, तो ट्रिपल तलाक हैज बीन इनवैलिडेटेड इन 2002 इटसेल्फ बाय द सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद, उसके पहले और उसके बाद बहुत सारे हाई कोर्ट्स
फ्लाइट फ्रॉम गुवाहाटी टू बॉम्बे हैव कोटेड द सुप्रीम कोर्ट एंड विदाउट कोटिंग ऑल्सो वो लोग कई बार इनवैलिडेट किए हैं ट्रिपल तलाक को। तो ये पूरे लेगेसी को अपने साथ लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी एफिडेविट पेश करना चाहिए था, जो कि उन लोगों ने वहां नहीं किए। वैसी बात संबित, इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी जो लुबना कह रही है। मैं इसका जवाब जी जी एक लाइन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ही होता है। ट्रिपल तलाक के मामले में टेक्निकल ग्राउंड पे सवाल पूछा गया, टेक्निकल ग्राउंड पे ही जवाब दिया गया। और मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं वो टेक्निकलिटी, क्योंकि दर्शकों तक सत्य पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार किसी से कंसल्ट नहीं करती है। कंसल्ट करना या नहीं करना, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। इक्वालिटी है, पुरुष महिला से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है ये सरकार। अगर आधे लोग बोलेंगे कि नहीं महिला ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो क्या सरकार को बोलना चाहिए नहीं पुरुष ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो क्या सरकार को बोलना चाहिए अच्छा चलिए ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि महिला कम इंटेलिजेंट है तो हम मान लेते हैं। सरकार तो ऐसे इंटरप्रेट नहीं कर सकती ना। और दूसरी बड़ी बात आप देखिए, मैं ये बड़े रिस्पॉन्सिबली कह रहा हूं, सुनने की बात है। जितने भी वुमेन रिफॉर्म्स होते हैं वो पैट्रियार्कल सोसाइटी के हाथ में होते हैं। जितने भी लोगों से आप कंसल्ट करेंगे वो कौन होंगे? वो मेल होंगे। क्या मेल समाज, क्या ये पैट्रियार्कल सोसाइटी चाहती है कि महिलाओं का रिफॉर्म हो? ये हम सब सोचें। मैं नहीं कह रहा हूं नहीं चाहते हैं, चाहते होंगे। अगर चाहते तो बहुत बदलाव बहुत समय पहले हो जाता है। तो जितने भी हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं वो जनरली एक लार्जर कंसेंसस में होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए मैडम ने सही कहा कि कोई बैन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, केवल कंसिडरेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को रखा है, दैट इज ऑल। साथ ही एक और बात जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगी, कॉमन सिविल कोड जिसकी कॉपी एक मेरे पास भी है, इसको लेकर क्यों मुस्लिम समुदाय में एक डर है? ये मैं दहलवी साहब जी से इसका उत्तर चाहती हूँ। क्यों इस पूरे फॉर्म को लेकर मुस्लिम समुदाय का एक तबका कुछ डरा सहमा सा है? उसको ऐसा क्या महसूस हो रहा है इसके भीतर? पहली चीज तो बिल्कुल संक्षेप में मैं संबित की जवाब दे दूं जल्दी से कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके की भाषा जो बता रहे हैं, चूंकि मैंने भी देखा है, किसी भी सूरत में वो काबिल कबूल नहीं है। इस्लाम, आधा इस्लाम जो हमको मिला है वो पैगंबर की बीवी हज़रत आयशा के जरिए हम तक पहुंचा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मुस्लिम समाज ने कभी भयभीत नहीं हुआ, कभी डरा नहीं। हमने सीधी एक बात कही है, आप तमाम लोगों को बुलाइए, आप अकाल तख्त को बुलाइए, आप सिखों के सारे गुरुओं को बुलाइए, आप क्रिश्चियंस को बुलाइए, आप आर्टिकल 371 BD के मुताबिक जितने भी संरक्षित या महफूज ट्राइब उन सबको वो कह रहा इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तो बात ही नहीं है, उनको दरकिनार कीजिए। हमारा कहना ये सरकार जो यूसीसी की बात कर रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है, ये खाली मुसलमानों के लिए नहीं है, हमारे सुन लीजिए। मेरा कहना है आर्टिकल 371 या संरक्षित सिविल कोड का नहीं है, उन सबको बुला के चर्चा कर लीजिए। खाली मुसलमानों से आप क्यों कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा कीजिए? हम चर्चा को तैयार हैं, आप ड्राफ्ट लाइए, हम चर्चा करने को तैयार हैं। सहमत हूँ, सबको बुला लीजिए, हम सब बैठ के चर्चा करेंगे। चर्चा करेंगे। अच्छा, मैं आप ठीक कह रहे हैं, आप में इसमें क्लैरिफिकेशन देना अनिवार्य है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दहलवी साहब। ये विषय जो ट्रिपल तलाक का विषय है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विषय है, वो एक ट्रैप खोल रहे हैं ताकि हम उसमें गिर जाएं। में डर सा क्यों है? इस बात को भी तो समझना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। नहीं, इसमें देखिए मैं बता देता हूं, बिल्कुल सही कहा दहलवी साहब ने कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ मैटर ऑफ कंसेंसस। इसमें हर किसी को, जो भी स्टेक होल्डर है, सब बैठ के बात करेंगे तब जाके यूसीसी होगा। ऐसे नहीं होगा कि कोई थोप दिया जाएगा। ये बात रविशंकर प्रसाद जी ने इनिशियली जब हम सरकार में आए थे पार्लियामेंट में अपने उत्तर में कहा था कि ये सब डिस्कशंस और डिबेट से ही होगा। तो ये मैटर यूसीसी का नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का नहीं है, ये जेंडर इक्वालिटी का है। तो ये दोनों डिबेट अलग अलग है। जब यूसीसी का मामला आएगा हम उसको क्लियर कर दें। चलिए, आप सभी खास मेहमानों का बहुत लंबा वक्त चाहिए इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन एक बात जो कुल मिलाकर इस बहस से निकलकर सामने आ रही है वो ये कि भले ही तलाक 3 बार तलाक को लेकर अलग अलग राय शुमारी हो सकती है, लेकिन ये भी बिल्कुल सही है कि महिला सशक्तिकरण की जिस बात को हम लगातार पुरजोर तरीके से उठाते हैं, उसे वाकई में हम हकीकत में अमली जामा पहनाना चाहते हैं या फिर नहीं। क्योंकि 14 साल पहले का वक्त नहीं है, ये हम 2016 में जी रहे हैं। इससे आगे बढ़कर हमें देखना होगा। सभी खास मेहमानों का शुक्रिया। हम तो पूछेंगे में अब वक्त हो चला है हमारे दर्शकों के राय जानने का। हमारा सवाल क्या था आपको बता देते हैं। क्या 3 तलाक का विरोध केंद्र सरकार का सही कदम है? हजारों की संख्या में हमें मैसेज मिले हैं। हमारे 87% दर्शक हाँ में जवाब दे रहे हैं, वहीं 13% दर्शक नहीं
में जवाब दे रहे हैं। यही सवाल हमने ट्विटर पर भी पूछा था और वहां हमें 92% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 8% दर्शकों ने ना में जवाब दिया। और इसी के साथ ही हम तो पूछेंगे में आज के लिए बस इतना ही।